माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल एंड इट्स एनालिसिस ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे, जिससे मोटा मोटी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहली बात है, क्वालिटी ऑफ कोल किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल विच फॉर्म जो कोल जो बना है, जिस केमिकल कंपोजिशन से बना है, मटेरियल से ये जिस प्लांट मटेरियल से बना है उसका क्या केमिकल कंपोजिशन था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द मोड ऑफ एक्यूमुलेशन एंड बुरियल ऑफ द प्लांट डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस कैसे एक्यूमुलेट और बुरियल मतलब मिट्टी के नीचे कैसे गया। द एक्सट्रेनियस इनऑर्गेनिक मैटर दैट गॉट इंटरमिक्स्ड विथ, बाहरी क्या मटेरियल उसके साथ मिक्स हुआ जब बुरियल हो रहा था। हाँ, द एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल डीके, बैक्टीरियल डीके जो है, जो उसका कार्बोनिफिकेशन का समय हुआ था वो कितना किस हद तक हुआ था। मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन, किस तरीके से कार्बोनाइजेशन हुआ, कितना देर तक कार्बोनाइजेशन हुआ। एज ऑफ डिपोजिट का एक एज क्या है, एंड सब्सिक्वेंस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या था। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कोयला का क्या क्वालिटी रहेगा, क्या उसमें कार्बन कंटेंट रहेगा, क्या एच कंटेंट रहेगा, क्या वोलेटाइल मैटर का कंटेंट रहेगा, क्या उसका मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी केमिकल कंपोजिशन कोयला का अंदर में क्या क्या है, कितना VM है, कितना मॉइस्चर है, कितना कार्बन कंटेंट है, ये हम लोग निकालने के लिए मेनली दो एनालिसिस करते हैं, एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरी है अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस क्या है, बहुत ज़्यादा इन डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में इसको जो है आप लोगों को समझा के आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेट एनालिसिस क्या, इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, फास्फोरस कितना है, परसेंटेज फॉर्म में बताता है। अल्टीमेट एनालिसिस में एंड इज यूजफुल टू कंसीडर द सुइटेबिलिटी ऑफ कोल फॉर सर्टेन पर्पजेस, पर्टिकुलरली इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में कितना इफेक्टिव होगा या कितना यूजफुल होगा, वो इससे हम लोग जान सकते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या है, इट गिव्स द परसेंटेज बाय वेट परसेंटेज देता है, एस मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर फिक्स कार्बन, ठीक है, कितना परसेंट एस है, कितना परसेंट बाय वेट मॉइस्चर है, कितना परसेंट बाय वेट वोलेटाइल मैटर है, कितना परसेंट बाय वेट फिक्स कार्बन है। देयर आर 4 डिफरेंट वेज इन विच प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कैन बी डन of the coal. Procedure analysis of the coal can be done. एक एनालिसिस ऑन एज रिसीव्ड सैंपल बेसिस, जैसे मिला वैसे ही उसको हम लोग एनालिसिस कर दिए। एनालिसिस ऑन एयर ड्राइड सैंपल बेसिस, उसको एयर ड्राई करके फिर उसको ये एनालिसिस किए। एनालिसिस ऑन इक्विलिब्रेटेड कंडीशन बेसिस, एनालिसिस ऑन यूनिट कोल बेसिस और ड्राई मिनरल मैटर फ्री बेसिस और प्योर कोल बेसिस। इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं। Some types of coal when heated in absence of air to a temperature of above 600 degrees Celsius form a solid porous residue called coke. तो कोक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोक के बारे में। कोक क्या है, जब हम लोग किस स्पेशल टाइप का कुछ कोयला को हम लोग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर 600 डिग्री सेल्सियस में, एक सॉलिड पोरस रेसिड्यू बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोक। द कोल so heated is said to be carbonized. Coal which is capable of carbonization is said to possess coking property. ठीक है, उसमें कोकिंग प्रॉपर्टी रहता है। दो देयर आर 2 प्रोसेसेस फॉर कोल कार्बोनाइजेशन, एक लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, दूसरा है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो इन कोल कार्बोनाइजेशन का जो 2 प्रोसेस है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में क्या होता है, द coal is heated in the absence of air to temperature of 650 degrees Celsius, about 650 degrees Celsius, and the coke formed is not strong enough for metallurgical purposes. तो जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में हम लोग कोक मिलता है वो मेटलर्जिकल पर्पस के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इज सॉफ्ट एंड कैन बी यूज इन डोमेस्टिक फ्यूल नियरली फ्री फ्रॉम स्मोक। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। and in the high temperature carbonization में जो coal is heated in absence of air to temperature of 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस in specially constructed ovens, the gases of combustion are allowed to escape and it is a good metallurgical purpose. ये जो बनता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन से बनता है जो कोक, वो मेटलर्जिकल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कौन क्या रहेगा नहीं रहेगा, वो डिपेंड किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द व्हिच आर डिटरमाइंड इन द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ द कोल आर मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन, फ्यूल रेशियो, एश कंटेंट, सल्फर कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू। पहला है मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए कोल कैन बी ड्रिवन अप एट 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग अगर उसको गर्म करेंगे तो वो हम लोग का मॉइस्चर कंटेंट उससे उड़ जाएगा कोयला से। इट इज़ हाईएस्ट इन पीट में मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है, एंड लिग्नाइट में, एंड लोएस्ट इन एंथ्रासाइट में सबसे कम रहता है मॉइस्चर कंटेंट। अब है वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो एक कपूर को अगर हम लोग बाहर में रखेंगे, कपूर मतलब जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं कपूर, नैप्थलीन बॉल्स बोल सकते हैं आप। इसको अगर खुले में रखेंगे ये अपने आप एयर में वेपोराइज हो जाता है। तो होम टेम्परेचर में जो सब मटेरियल वेपोराइज हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनली वोलेटाइल मैटर। द वोलेटाइल मैटर इज दैट व्हिच बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस के फॉर्म में क्योंकि उसका लिक्विड फॉर्म मिलता नहीं, होता ही नहीं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, उसी को हम लोग मेनली वोलेटाइल मैटर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कंबस्टेबल गैसेस सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। These gaseous products are driven up from coal when it is heated in the absence of air about 900 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जब करते हैं तब ये ड्रिवन अप होता है। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर ड्राइविंग आउट ऑल द वोलेटाइल मैटर इज कॉल्ड कोक। कोक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड एस। कोक में क्या रहता है? एस रहता है, फिक्स्ड कार्बन रहता है। द परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इन कोल वेरीज विद इन वाइड लिमिट्स एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स द कुकिंग क्वालिटी। कोल with volatile matter less than 18% और more than 40% are not good for good cooking coals। 18% से कम VM है या 40% ज़्यादा है तो वो कुकिंग कोल के लिए अच्छा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ coke produced from coal through carbonization, cooking coals are subdivided in the following groups: प्राइमरी कुकिंग, मीडियम कुकिंग, सेमी कुकिंग। प्राइमरी कुकिंग कोल किसको बोलते हैं? जिसमें वोलेटाइल मैटर कोल विद वोलेटाइल कंटेंट 22 से 33% है ऑन यूनिट कोल बेसिस में। मीडियम कुकिंग किसको बोलेंगे? कोल विद वोलेटाइल कंटेंट बिटवीन 22% एंड 25% ऑन यूनिट कोल बेसिस। सेमी कुकिंग किसको बोलेंगे? वोलेटाइल कंटेंट विथ बिटवीन 18% एंड 22% और 38% और एंड 46%, या 18 से 20 के में रहे या 38 से 46% में रहे ऑन यूनिट कोल बेसिस। अब हम लोग फिक्स कार्बन पढ़ रहे थे। फिक्स कार्बन क्या है? when the volatiles and S are removed from the coal, the fixed carbon is left. It burns with difficulty, gives intense heat. In anthracite, the fixed carbon is 96% and in lignite it is 38%. Coals contain carbon in two forms, as fixed carbon and volatile matter. The ratio of this called fuel ratio. फ्यूल रेशियो क्या है? फिक्स्ड कार्बन डिवाइडेड बाय वोलेटाइल मैटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल ग्रेड्स। तो ग्रेडेशन ऑफ नॉन कुकिंग कोल is based on gross calorie value. The gradation of cooking coal is based on S content, and for semi cooking and weekly cooking it is based on S plus moisture content. तो जो नॉन कुकिंग है उसका ग्रेडेशन जो है नॉन कुकिंग का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का ऊपर ग्रेडेशन किया गया। कुकिंग कोल का जो है ग्रेडेशन एस कंटेंट का ऊपर किया गया, और सेमी कुकिंग का वीकली कुकिंग का किसका ऊपर डिपेंड किया गया? एस प्लस मॉइस्चर। तो यहाँ हम लोग का कुछ ग्रेड्स है। स्टील ग्रेड 1, इसका जो एस कंटेंट है 15% से ज़्यादा नहीं होगा। स्टील ग्रेड 2 एक्सीडिंग 15 बट 18 से कम। वसरी ग्रेड 1, वसरी ग्रेड 1 किसको बोल रहे हैं? जब जो एस कंटेंट है एक्सीडिंग 18 बट नॉट एक्सीडिंग 21%। वसरी ग्रेड 2 में आ जा रहा है 21% और 24-20% के बीच में एस कंटेंट। वसरी ग्रेड 3 में 24 से 28% के बीच में एस कंटेंट। वसरी ग्रेड 4 में 28 से 35, वसरी ग्रेड 5 में 35 से 42 और वसरी ग्रेड 6 में 42 से 49% का एस कंटेंट रहेगा। ये था
कोकिंग क्वालिटी में, कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग का सेमी कुकिंग या वीकली कुकिंग में आएगा। तो सेमी कुकिंग में वही S प्लस मॉइस्चर देखा जाता है। तो जब S प्लस मॉइस्चर 19% से कम रहे तो सेमी कुकिंग ग्रेड 1, जब एक्सीडिंग 19% नॉट एक्सीडिंग 24% सेमी कुकिंग ग्रेड 2 होता है। अब आया नॉन कुकिंग ग्रेड, जो मेनली एक्सटेंसिवली इंडिया में पाया जाता है। तो इसमें क्या है, यदि 7000 से ज़्यादा है GCB बैंड किलो कैलोरी पर kg तो वो G1 ग्रेड, 6700 से 7000 के बीच में है तो G2, 6400 से 6700 है तो G3, 6100 से 6400 है तो G4, 5800 से 6100 G5, 5500 से 5800 G6, 5200 से 5500 वो हो गया G7, 4900 से 5200 तो G8, और 4600 से 4900 तो हो गया G9, 4300 से 4600 तो G10, 4000 से 4300 G11, 3700 से 4000 वो G12, 3400 से 3700 वो हो गया G13, 3100 से 3400 तो G14, 2800 से 3100 हो गया G15, 2500 से 2800 G16, 2200 से 2500 हो गया G17। ये ग्रेडेशन किया गया है फॉर कमर्शियल पर्पजेस। अब हम लोग पढ़ते हैं रिजर्व्स ऑफ कोल। क्या रिजर्व है? किसी जगह में जो हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं उस समय CMPDL के द्वारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उस समय रिजर्व्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ब्रॉडली, वो हम लोग अभी आलोचना करेंगे। तो रिजर्व्स ऑफ कोल, According to Indian standard procedure, the coal reserves are classified in 3 classes. एक proved reserve, indicated reserve second, third होता है inferred reserve. The basis for this classification is the relative reliability of coal reserve data obtained by different techniques. तो proved reserve किसको बोलते हैं? In this case The reserves are estimated from dimensions revealed in outcrops. Outcrop में जो मिलता है हम लोग को trenches, mine workings, boreholes, and the extension of the same for a reasonable distance not exceeding 200 meter on geological evidence. Where little or no exploratory work has been done, where the outcrop exceeds 1 kilometer in length, another line drawn roughly 200 meters from the outcrop will define a block of coal that may be regarded as proved on the basis of geological evidence. Indicated क्या है? जब in case of indicated reserve, the points of observations are 1000 meter apart but may be up to 2000 meter apart for beds known as geological continuity. Thus, the line drawn 100 to 200, 1000 to 200, 2000 meters in from the outcrop will demarcate a block of कोल टू बी रिगार्डेड एज इंडिकेटेड। तो प्रूफ में आ रहा 200 मीटर का जो है हम लोग लाइन ये बना रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं 200 मीटर बाई 200 मीटर। इसमें वहाँ से 1000 मीटर से 2000 मीटर का जो है लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इंडिकेटेड में। इनफर्ड में क्या, दिस रिफर्स टू कोल फॉर विच क्वान्टिटिव एस्टिमेट्स आर बेस्ड लार्जली ऑन ब्रॉड नॉलेज ऑन द जियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द बेड बट फॉर विच देयर आर नो मेजरमेंट्स। Estimates are based on assumed continuity for which geological evidence more than 1000 to 2000 meter in front of the outcrop। यह inferred reserve हो गया।